दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में तेनाली रामा की 6 बहुत मजेदार कहानी। एक स्वर्णपिना की पहेली बहुत मजेदार कहानी। पृथ्वी का कण-कण हर क्षण एक नई रचना करने में निमग्न है। वायु सतत सनसनसन कर सृष्टि में मस्ती का संचार करती रहती है। सूर्य उदित होकर संसार को उजास से भरता है और गतिशील होने के लिए ऊष्मा प्रदान करता है। नदियां कलकल छल छल के निनाद के साथ बहती हुई जिधर से निकलती हैं, उधर धरती मने बीज अंकुरित करने की शक्ति भरती जाती हैं। इनमें से कोई अपने कार्य का न तो मूल्य मांगता है और न कभी किसी से किसी तरह की बाधा या अड़चने आने की बात कहकर थोड़ा विश्राम करने की इच्छा व्यक्त करता है। कार्यों की निरंतरता ही जीवन की सफलता की कुंजी है। महाराज कृष्णदेव राय अपने सभासदों के साथ बैठे हुए थे। दरबार लगा हुआ था। तेनालीराम अपने आसन के पास खड़ा होकर बोल रहा था। उसकी बातें समाप्त होते ही कृष्णदेव राय ने अपने आसन से उठकर तालियां बजाई और तेनालीराम को गले से लगा लिया। उस समय दरबार में जीवन में सफल होने के उपाय विषय पर संभाषण हो रहा था। कई दरबारी आए और बोले। बड़ी बड़ी शास्त्रीय बातें होती रहीं। अंतिम वक्ता के रूप में तेनालीराम ने बहुत कम शब्दों में अपनी बातें दरबार में रखीं और महाराज ने उसे विजेता घोषित कर दिया। विजयनगर के दरबार में इससे पहले भी ऐसे कई अवसर आ चुके थे जब तेनालीराम की बुद्धि की सराहना महाराज ने मुक्तकंठ से की थी। दरबारियों में तेनालीराम की मेधा की चर्चा होने लगी थी, मगर कुछ सभासदों का विचार था कि तेनालीराम में कोई पांडित्य नहीं है, बल्कि वह एक सामान्य सा इंसान है। इसलिए वे उसकी प्रशंसा करने के स्थान पर अवसर विशेष पर आलोचना करने लगते थे। मीनमेख निकालते हुए तेनालीराम की विशेषताओं को स्वीकार करने के स्थान पर उसमें दोष निकालते। स्थिति ऐसी बनती जा रही थी कि विजयनगर के महाराज की सभा में तेनालीराम से ईर्ष्या करने वाले सभासदों का एक वर्ग तैयार होता जा रहा था, जिसका एकमात्र काम यह था कि जब भी अवसर मिले महाराज के सामने तेनालीराम की शिकायत की जाए। अपने विरुद्ध ईर्ष्यावश हो रहे इस तरह के कार्यों का ज्ञान तेनालीराम को था, किंतु वह इसे सहज मानवीय प्रवृत्ति के रूप में लेता था तथा किसी भी सभासद के विरोधी आचरण पर उत्तेजित नहीं होता था। एक बार विजयनगर के महामंत्री के घर पर पौत्रा जन्मने के अवसर पर एक भोज का आयोजन हुआ। वर्षों की प्रतीक्षा और मन्नतों के बाद अपने पौत्र के जन्म से महामंत्री की खुशियों का ठिकाना नहीं था। उन्होंने भोज का इतना भव्य आयोजन किया था कि उसकी तुलना विजयनगर में हुए किसी भी अन्य भोज से नहीं की जा सकती। रसोई तैयार करने के लिए विभिन्न पड़ोसी राज्यों से विशिष्ट रसोइये बुलाए गए थे। उनके बनाए व्यंजनों की सुगंध से महामंत्री के आवास से दूर दूर तक का वातावरण महमहा उठा। इस भोज में महामंत्री ने महाराज कृष्णदेव राय और विजयनगर के सभी सभासदों को भी आमंत्रित किया था। भोजन करने के बाद महाराज ने महामंत्री से पौत्र का मुंह दिखाने को कहा। महाराज के साथ सभी सभासद नवजात शिशु को देखने के लिए महल के अंतःकक्ष में गए। बच्चा एक सुंदर से खटोले पर रखा गया था। 6 दिनों की वय का शिशु प्रायः सोया रहता है। महाराज जब शिशु के पालने के पास गए तब उन्होंने महामंत्री से कहा, महामंत्री जी, इस बात का ध्यान रखा जाए कि बालक की नींद में कोई व्यवधान न पड़े। नवजात शिशु जितनी चैन की नींद सोएगा, उसका शारीरिक एवं मानसिक विकास उतने ही अच्छे ढंग से होगा। पास खड़े एक अन्य सभासद ने महाराज की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, जी हाँ महामंत्री जी। ऐसे भी शिशु की नींद में 2 ही कारणों से व्यवधान उत्पन्न होता है। पहला यह कि शिशु को भूख लगती है और दूसरा यह कि वह बिस्तर गीला करता है। यदि आपकी बहू सतर्क रहे, शिशु को समय पर दूध पिलाती रहे और बिस्तर गीला होते ही उसके अधोवस्त्रा बदल दे तो शिशु की नींद में कोई अड़चन नहीं आएगी। महामंत्री इन लोगों की बातें मुस्कुराते हुए सुनते रहे। इसी बीच वहां तेनालीराम पहुंचा
और पालने पर झुककर बच्चे को देखने लगा। पालने में सोया शिशु कुनमुनाया, फिर जगकर अपने हाथ पैर उछालने लगा। उसे देखकर तेनालीराम ने महामंत्री से कहा, यह बालक तेजस्वी है और आगे चलकर यह अपनी तेजस्विता से नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। इसकी कीर्ति की गंध दूर दूर तक फैलेगी। महामंत्री ने एक मुग्ध दृष्टि उस शिशु पर डाली और फिर महाराज एवं सभासदों को विदा करने के लिए उनके साथ द्वार तक आए। महाराज और सभासद जब राजभवन की ओर चलने को उद्यत हुए, तभी एक सभासद ने व्यंग्यात्मक स्वर में महाराज से कहा, देखा महाराज, तेनालीराम किस तरह महामंत्री को प्रभावित कर रहा था। आप ही सोचिए महाराज कि भला एक नवजात को देखकर यह कैसे कहा जा सकता है कि वह भविष्य में क्या करेगा। तेनालीराम ने तो महामंत्री जी के पौत्रा को ऐसा तेजस्वी बता दिया जिसकी कीर्ति की गंपूज दूर दूर तक सुनी जाएगी। महाराज के कान खड़े हो गए इस सभासद की बात सुनकर। महाराज भी सोचने लगे कि जरूर तेनालीराम ने महामंत्री को खुश करने के लिए यह बात कही है। तो क्या तेनालीराम महामंत्री के साथ सांठगांठ कर किसी कारनामे को अंजाम देने के चक्कर में है? क्या तेनालीराम कुछ ऐसा कर सकता है जिससे विजयनगर की सत्ता पर आंच आए? महाराज के मन में तरह तरह की आशंकाएं पैदा होने लगीं। जरा सी बात पर महाराज के मन में उत्पन्न हुई इस आशंका ने महाराज को बेचैन कर दिया। ठीक ही कहा गया है कि सत्ता का स्वभाव संदेह करना भी है। महाराज ने मन ही मन तय कर लिया कि जब तक वे तेनालीराम की आंतरिक भावनाओं को समझ नहीं लेते तब तक चैन से नहीं बैठेंगे और न ही तेनालीराम पर विश्वास ही करेंगे। प्रकट रूप से महाराज ने अपना व्यवहार पूर्ववत रखा। इस घटना के कुछ दिन व्यतीत हो जाने के बाद एक संध्या महाराज कृष्णदेव राय अपनी फुलवारी में तेनालीराम के साथ टहल रहे थे। टहलते टहलते महाराज ने अचानक तेनालीराम से पूछा, तेनालीराम, उस दिन तुमने किस आधार पर महामंत्री से कहा कि उनका पौत्रा बहुत तेजस्वी होगा? तेनालीराम ने हंसकर कहा, अरे वो बात बस ऐसे ही महाराज। मेरिष्टि बालक के गतिशील पैरों पर पड़ी। उसके पैरों की सशक्त लययुक्त गतिशीलता से मुझे लड़के की सुगढ़ मानसिक संरचना का अनुमान हुआ और बरबस ही वह बात मेरे मुंह से निकल गई। महाराज मौन हो गए, लेकिन उनका हृदय अभी भी आशंकित था। थोड़ी देर के बाद उन्होंने तेनालीराम को विदा किया और स्वयं महल में चले गए। इस घटना के भी कई दिन गुजर गए। तेनालीराम के मन में कोई बात थी ही नहीं। वह अपनी सहज स्वाभाविक शैली में सभा में आता, सभा की कार्रवाई में भाग लेता और लौट जाता। एक दिन महाराज कृष्णदेव राय की सभा में एक व्यक्ति आया और महाराज के सामने एक बक्सा रखकर बोला, महाराज, मैं चंद्रावती नगर का एक व्यापारी हैं। मेरा नाम सोमदत्त है। मुझे व्यापार में घाटा लगा है। मेरा सारा धन समाप्त हो चुका है। बस मेरे पास स्वर्ण निर्मित 2 गोले शेष हैं। इतना कहकर उस व्यापारी ने वह बक्सा खोल दिया। सभासदों की आंखें यह देखकर विस्मय से फैल गई कि बक्से में गेंद की आकृति के 2 स्वर्णपिंड रखे हुए हैं। उस व्यापारी ने अपनी बात जारी रखी, महाराज, इन 2 स्वर्णपिंडों में से एक स्वर्ण पिंड ठोस है और दूसरा खोखला है। आपके दरबार में मैं इन स्वर्णपिंडों को एक स्थान पर लटका दूंगा जहां इसे आपके सभी सभासद देख सकं। यदि आपके दरबार का कोई सभासद बिना इन पिंडों के निकट आए, बिना इन पिंडों को हुए यह बता देगा कि इनमें से कौन सा पिंड ठोस है अथवा कौन सा पिंड खोखला है, तो मैं उसे ये दोनों पिंड मुफ्त में देकर चला जाऊंगा। और यदि यहाँ उपस्थित कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकेगा, तब आपको मुझे इन दोनों स्वर्णपिंडों के वजन के बराबर स्वर्ण दान करना होगा। महाराज ने इस विचित्र प्रस्ताव को सुनने के बाद सभासदों की ओर उनका मंतव्य जानने के उद्देश्य से देखा। तभी एक सभासद ने अपने आसन से उठकर कहा, महाराज, व्यापारी सोमदत्त का प्रस्ताव स्वीकार कर लेने में कोई बुराई नहीं है।
आपको स्मरण होगा कि हमारे बीच ऐसे विद्वान भी हैं जो एक शिशु को देखकर अभी से उसकी कीर्ति पताका विश्व में लहराने का दावा कर सकते हैं। यह तो साधारण से स्वर्णपिंडों की पहेली है। इसे भी यहाँ आसानी से हल करने की योग्यता उनमें अवश्य होगी। यह वही सभासद था जिसने तेनालीराम के विरुद्ध महाराज के मन में आशंका के बीज बोए थे। सभा कक्ष में बैठा तेनालीराम उस सभासद की बात सुनकर चौकन्ना हो गया। वह समझ गया कि महाराज ने कुछ दिन पूर्व उससे महामंत्री के पौत्र के प्रति की गई भविष्यवाणी के बारे में क्यों पूछा था। जरूर इसी ने महाराज के कान भरे थे और आज भी यह महाराज को मेरे विरुद्ध भड़का रहा है। तेनालीराम ने तत्क्षण ही अपने मन में संकल्प ले लिया कि चाहे जो हो वह इस चुनौती को स्वीकार करेगा। महाराज को भी तेनालीराम की बातें याद हो आईं। उन्होंने इसे प्रकट नहीं होने दिया और व्यापारी से कहा, व्यापारी सोमदत्त, आप आज हमारी अतिथिशाला में विश्राम करें। कल जब सभा लगेगी तब आपके प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। व्यापारी को महाराज ने अतिथिशाला में भेज दिया। सभा विसर्जित होने के बाद महाराज ने तेनालीराम को बुलाकर कहा, तेनालीराम, तुम्हें अब इस व्यापारी की शर्त के अनुसार उसकी पहेली को हल करना होगा। ऐसा नहीं होने पर राज्य की बड़ी बदनामी होगी। इसलिए आज रात भर सोच विचार लो। कल सभा की कार्रवाई शुरू होते ही तुम्हें स्वर्णपिंडों की पहेली हल करनी होगी। जैसी आज्ञा महाराज। तेनालीराम ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया और अपने घर लौट आया। उसे स्वर्णपिंडों को लेकर कोई तनाव नहीं था। दूसरी ओर सभा में तेनालीराम से ईर्ष्या रखने वाले सभासदों में इस बात की खूब चर्चा हो रही थी कि तेनालीराम आज फंस ही गया। स्वर्णपिंडों की पहेली हल करने के लिए अब यह तय है कि महाराज उससे ही कहेंगे। यह पहेली हल होने वाली होती तो वह व्यापारी इतना सोना दांव पर नहीं लगाता। अब आएगा आनंद। तेनालीराम की विद्वत्ता की कलई इस बार खुलनी तय है। बड़ा ज्ञानी बना फिरता है। दूसरे दिन नियत समय पर विजयनगर के राजप्रासाद में सभासद एकत्रित हुए। व्यापारी सोमदत्त भी आया। महाराज भी पधारे। तेनालीराम का कहीं पता न था। महाराज मन ही मन बेचैन हो उठे। आशंकित और संशयुक्त मन से महाराज विचार कर रहे थे कि कहीं पहेली हल न होने के भय से तेनालीराम आया ही नहीं तो वे क्या करेंगे। अभी ऊहापोह के बादल छूटे नहीं थे। सभासदों में भी बेचैनी थी। व्यापारी सोमदत्त ने महाराज से पूछा, महाराज, स्वर्णपिंडों की समस्या का हल। महाराज ने उत्तर दिया, तनिक प्रतीक्षा करो। व्यापारी अपने आसन पर बैठ गया। सभाकक्ष में फुसफुसाहटें तेज हो गई। महाराज असमंजस में थे और सिंहासन पर बैठे बार बार पहलू बदल रहे थे कि अचानक उनकी दृष्टि सभा में प्रवेश कर रहे तेनालीराम पर पड़ गई और उन्होंने राहत की सांस ली। जब तेनालीराम अपनी जगह पर बैठ गया तो महाराज ने व्यापारी सोमदत्त से कहा, सोमदत्त, अब तुम अपनी समस्या सभासदों के बीच रखो। सोमदत्त ने पुनः दोना स्वर्णपिंडों के बारे में अपनी बातें सभा में दोहरा दीं। महाराज ने सभा में घोषणा की, इस समस्या के समाधान के लिए यदि कोई सभासद स्वयं आगे आना चाहता हो तो आए, अन्यथा इस समस्या का समाधान तेजस्वी तेनालीराम करेंगे। महाराज ने तेनालीराम के नाम के साथ तेजस्वी विशेषण जानबूझकर जोड़ा था। एक भी सभासद समस्या के समाधान के लिए नहीं आया। तब महाराज ने तेनालीराम से कहा, तेनालीराम, आगे आओ और व्यापारी सोमदत्त द्वारा बताई गई समस्या को हल करो। महाराज, व्यापारी सोमदत्त से कहें कि वे स्वर्णपिंडों को अपनी इच्छा के अनुसार जहां चाहें लटका दें। मैं उनकी समस्या का समाधान करने के लिए प्रस्तुत हैं। महाराज ने सोमदत्त को स्वर्णपिंडों को कहीं लटकाने का निर्देश दिया।
व्यापारी सोमदत्त ने उन स्वर्ण पिंडों को महाराज और सभासदों के आसनों के मध्य के खुले स्थान में दीवार पर 2 कीले ठोककर अलगनी जैसी संरचना एक रस्सी के सहारे तैयार कर ली तथा उस अलगनी में उसने दोनों स्वर्ण पिंडों, जिनके सिरों पर सोने का ही चेन लगा था, को लटका दिया और तेनालीराम की ओर देखकर कहा, अब आपकी बारी है, तेनालीराम जी। तेनालीराम ने अपने आसन से बिना हिले डुले कहा, महाराज, एक बार फिर सभासदों और व्यापारी से पूछ लें कि कोई भी सभासद चाहे तो व्यापारी के प्रश्न का उत्तर दे दे। व्यापारी चाहे तो अपना प्रस्ताव वापस ले ले। मैं सबको पुनर्विचार का एक अवसर देना चाहता हूं। तेनालीराम की बातें सुनकर सभासदों को लगा कि तेनालीराम स्वर्णपिंडों की पहेली हल करने में असमर्थ है और वह किसी तरह अपना पिंड छुड़ाना चाहता है। सभा में फुसफुसाहटें उभरीं और शांत हो गईं। व्यापारी ने घोषणा की, वह अपने प्रस्ताव की वापसी नहीं चाहता है। अंततः तेनालीराम ने अपने आसन पर बैठे बैठे ही ऊंचे स्वरों में कहा, महाराज, आपकी बाईं भुजा की ओर टंगा स्वर्णपिंड ठोस है और दाईं भुजा की ओर टंगा स्वर्णपिंड खोखला है। तेनालीराम का स्वर इतना तेज था कि उसे सभी सभासदों ने सुना। व्यापारी सोमदत्त के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। फिर भी उसने तेनालीराम से कहा, यह दाएं बाएं कहने से समस्या का सही हल नहीं हो सकता। आप ठोस पिंड के पास पहुंचकर बताएं कि यह ठोस है। तेनालीराम तत्परता से अपने आसन से उठा और महाराज के बाईं तरफ के पिंड के पास पहुंचकर कहा, महाराज, यह स्वर्णपिंड ठोस है। क्यों व्यापारी सोमदत्त? तेनालीराम का हल सही है, महाराज कृष्णदेव राय ने पूछा। जी हाँ महाराज, ऐसा कहकर व्यापारी ने दोनों स्वर्णपिंड उतारे और उसे मंजूषा में रखकर महाराज को सौंप दिया। महाराज, अब इन स्वर्णपिंडों पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। महाराज ने स्वर्णपिंडों वाली मंजूषा थामते हुए कहा, हाँ, अब इन स्वर्णपिंडों पर तेनालीराम का अधिकार है। व्यापारी सोमदत्त भारी कदमों से महाराज की सभा से चला गया और महाराज ने तेनालीराम को स्वर्णपिंडों वाली मंजूषा सौंपते हुए कहा, यह तुम्हारी मेधा का पुरस्कार है। इसका उपयोग अपनी और स्वजन परिजनों की भलाई के लिए करना। सभा विसर्जित होने के पश्चात महाराज कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से पूछा, तेनालीराम, तुमने पिंडों का रहस्य कैसे सुलझा लिया? दोनों पिंड बिल्कुल एक जैसे थे, फिर उन्हें छुए बिना तुमने कैसे जान लिया कि इनमें से ठोस कौन है और कौन सा पिंड खोखला है? तेनालीराम ने हंसते हुए कहा, इसमें कोई रहस्य सुलझाने जैसी बात नहीं है महाराज। खोखला पिंड हल्का होता है और ठोस पिंड भारी। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। अलगनी पर चेन से लटकाए गए दोनों पिंडों को मैंने गंभीरता से देखा। ठोस पिंड को लटकाने वाले चेन में तनाव अधिक था तथा रस्सी के उस भाग में खिंचाव भी अधिक था जिस भाग में ठोस स्वर्णपिंड लटकाया गया था। इस खंधिचाव के कारण ठोस पिंड थोड़ा नीचे आ गया था। खोखला पिंड थोड़ा ऊपर था और उसे लटकाने वाली जंजीर में वैसा तनाव भी नहीं था जैसा कि ठोस पिंड लटकाने वाली जंजीर में था। उस दिन महाराज ने फिर तेनालीराम को अपने आलिंगन में ले लिया और बोले, तेनालीराम, तुम सचमुच बुद्धिमान हो। दोस्तों, तेनालीरामा की ये मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 2 स्वर्ण मूषक पुरस्कार बहुत मजेदार कहानी। महाराज कृष्णदेव राय अपने दरबार के सभी सभासदों को विशेष महत्व देते थे, किंतु फिर भी सभासदों को प्रायः ऐसा लगा करता था कि महाराज तेनालीराम पर अधिक कृपालु हैं और उसे ऐसा मौका दे दिया करते हैं कि वह शेष सभी सभासदों पर भारी पड़ता है। इसलिए आम सभासद ऐसे अवसरों की तलाश में रहते थे जिसमें तेनालीराम का मजाक उड़ाया जा सके। एक दिन महाराज का दरबार लगा हुआ था। आम दिनों की तरह ही राज्यसभा की कार्रवाई चल रही थी। तभी महाराज ने एक अजीब सी गंध उठती महसूस की।
उन्होंने सभासदों से पूछा, क्या उन्हें कोई दुर्गंध महसूस हो रही है? सभी सभासदों ने बिना सतर्कता से दुर्गंध अनुभव करने की कोशिश किए ही कहा, नहीं महाराज। लेकिन तेनालीराम अपने आसपास की हवा को महसूस करता हुआ बोला, हाँ महाराज। ऐसी गंध मरे चूहे के शरीर में सड़न उत्पन्न होने के कारण पैदा होती है। लगता है कहीं आसपास ही कोई चूहा मरा पड़ा है। महाराज ने सेवकों से अविलंब चूहे की खोज करने के लिए कहा। थोड़ी ही देर में एक सेवक ने मरा चूहा ढूंढ निकाला और उसे लेकर महाराज के पास चला आया। महाराज सेवक पर नाराज हो गए। उन्होंने कहा, ठीक है, तुमने इसे खोज निकाला, मगर इसे यहां लाने की आवश्यकता क्या थी? कहीं फेंक आते, फिर मुझे आकर सूचना दे देते। मैं इस चूहे का क्या करूंगा? सेवक डर से थरथर कांपने लगा। तभी एक दरबारी ने कहा, महाराज, आप चाहें तो चूहा इस दरबार के सबसे विद्वान सभासद तेनालीराम को भेंट कर सकते हैं। आपने उसे तरह तरह के उपहार दिए हैं, आज मरा चूहा ही सही। उस दरबारी की बात पर सभी सभासद ही करने लगे। बोलने वाला सभासद इस दरबार में मस्खरा सभासद माना जाता था, इसलिए महाराज ने उसकी बातें अनसुनी कर दी। मगर तेनालीराम इस सभासद की बातों में छुपे कटाक्ष से तिलमिला गया और तत्काल अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, माननीय सभासद, यदि महाराज ने मुझे यह चूहा उपहार में दिया तो मैं इसे आदर के साथ ग्रहण करूंगा। ऐसे भी चूहा विकल्पों का प्रतीक है। भगवान गणपति का वाहन ऐसे ही नहीं बन गया है। महाराज तेनालीराम के प्रतिवाद पर मुस्कुरा उठे और बोले, मरे चूहे का तुम क्या करोगे? यदि आपने मुझे यह चूहा भंटेट किया तब मैं यह समझेंगा कि आप मेरी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते हैं, और यह परीक्षा देने के लिए मैं इस चूहे से व्यापार करूंगा। महाराज तेनालीराम ने कहा, मरे चूहे से व्यापार? यह तुम कैसे कर सकते हो? तेनालीराम महाराज ने पूछा। महाराज, संसार की प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई उपयोग है। कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं है। मैं इस मरे चूहे को किसी सपेरे को बेच आऊंगा और उससे गुड़ खरीद लूंगा। इन दिनों गर्मी का मौसम है। मैं उस गुड़ को पानी में मिलाकर मीठा पानी बेचेंगा। मीठा पानी बेचने से जो पैसे मिलेंगे उससे चना खरीदूंगा और चना बेचकर चना से बने पकवान, सत्तू, गुड़चना आदि बेचकर अच्छा पैसा कमाऊंगा और उन पैसों से कोई बड़ा रोजगार आरंभ करूंगा, तेनालीराम ने कहा। महाराज तेनालीराम की बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और सभासदों से कहा, तेनालीराम की यही तरकब्धि उसे तेनालीराम बनाती है। ऐसी तरकद्धी आम इंसान में प्रायः दुर्लभ है। हमें इस बात का गर्व है कि हमारे दरबार में तेनालीराम जैसा बुद्धिमान सभासद हैं। मैं आज इसके उत्तर से इतना संतुष्ट हैं कि इसके लिए स्वर्ण मूषक पुरस्कार की घोषणा करता है तथा राज्य के कोषाध्यक्ष को आदेश देता है कि तेनालीराम को पुरस्कृत करने के लिए 5 तोले सोने का चूहा बनवाकर दरबार को यथाशीघ्र सौंपे। महाराज के इस आदेश का पालन हुआ। उस दिन दरबार में महाराज ने तेनालीराम को सोने का चूहा पुरस्कार में देकर उसे अपने गले से लगा लिया। तेनालीराम के आलोचकों को महाराज की ओर से दिया गया यह एक करारा जवाब था। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। 3 दोस्तों महाराज कृष्णदेव राय अपने प्रिय सभासद तेनालीराम के साथ प्रायः विजयनगर के भ्रमण के लिए निकल जाते थे। प्रजा का दुख दर्द जानने का उन्हें अपना यह तरीका बहुत पसंद था। इस तरह के भ्रमण से जहां वे अपने राज्य की समस्त सूचनाओं से भिज्ञ रहते थे, वहीं अपने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के मनोभावों से भी परिचित होते थे। तेनालीराम को वे इस तरह की यात्राओं के समय हमेशा साथ रखते थे। उसका एकमात्र कारण यह था कि तेनालीराम उनके मनोभावों को आसानी से समझ लेता था और स्थिति देखकर उसके अनुकूल आचरण करना जानता था। एक बार विजयनगर में अच्छी बारिश हुई।
समय पर अच्छी वर्षा हो जाने से फसल भी बहुत अच्छी हुई, जिससे विजयनगर के कृषकों में काफी खुशी थी। महाराज तेनालीराम के साथ प्रदेश की यात्रा पर थे। वे एक गांव से दूसरे गांव जाते और ग्रामीणों की वास्तविक दशा से अवगत होकर आगे बढ़ जाते। वे तेनालीराम के साथ ही किसी गांव में पड़ाव डालकर रात बिताते और सुबह होते ही आगे बढ़ जाते। यह सिलसिला काफी समय से चल रहा था। एक दिन महाराज तेनालीराम के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। रास्ते में धान के एक खेत में एक किसान उल्लसित भाव में बैठा हुआ मिल गया। महाराज ने उसके पास जाकर कहा, भगवान की कृपा से इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है न? उस किसान ने महाराज और तेनालीराम को सामान्य राहगीर समझा और बहुत दर्प के साथ उत्तर दिया, अरे भाई, इसमें भगवान की कृपा जैसी कोई बात नहीं है। खेत में कुछ भी भगवान की कृपा से नहीं उगता है। उगता है अच्छे बीज, खाद, सिंचाई और निराई के कारण। अभी जो यह लहलहाता हुआ खेत देख रहे हो, वह मेरी मेहनत के कारण है, भगवान की कृपा के कारण नहीं। मैंने कड़ी धूप में इस खेत में कुदाल चलाया, कड़ी मेहनत कर मिट्टी तैयार की, बारिश में भीग भीग कर बुआई की, लगातार सतर्क रहा, समय पर सिंचाई की, रात में जगकर फसल की रखवाली की। तब जाकर यह खेत इस तरह लहलहाया है। यह मेरी लगातार मेहनत का परिणाम है। जो भी मेहनत करेगा, खेत उसके लिए अच्छी पैदावार देगा ही। यही नियम है। न तो यह भाग्य का खेल है और न ही ईश्वरीय चमत्कार। तेनालीराम ने किसान को इस तरह अतिविश्वास में बोलते सुना तब किसान से कहा, हाँ, तुम ठीक कहते हो, मेहनत करने वालों को ही उसका अच्छा फल भी प्राप्त होता है। इतना कहकर उसने महाराज को आगे बढ़ने का संकेत किया। दोनों अपने गंतव्य की ओर बढ़ने लगे। इस घटना के कुछ वर्ष बाद विजयनगर अनावृष्टि का शिकार हो गया। बरसात के मौसम में भी आसमान में बादलों के दर्शन दुर्लभ हो गए। सूर्य की सीधी किरणों से धरती में दरारें पड़ने लगीं। विजयनगर की प्रजा त्राहि करने लगी। मवेशियों के लिए चारे का अभाव हो गया। चारा नहीं मिलने के कारण मवेशी मरने लगे। पूर्व में विजयनगर की ऐसी हालत कभी हुई हो, ऐसा महाराज की स्मृति में नहीं था। उन्होंने एक दिन तेनालीराम से प्रजा का दुख सुख जानने के लिए विजयनगर भ्रमण का कार्यक्रम तैयार करने के लिए कहा। तेनालीराम ने महाराज के खुफिया विभाग से विजयनगर के ऐसे इलाकों का नक्शा तैयार करवा लिया जहां अनावृष्टि के कारण भुखमरी की नौबत आ चुकी थी। किसान पलायन करने को बाध्य हो गए थे। मवेशी मर रहे थे। नक्शा मिल जाने पर तेनालीराम ने गांवों की प्राथमिकताएं तय की कि कहां पहले जाना चाहिए और कहां बाद में। फिर महाराज और तेनालीराम का विजयनगर भ्रमण का अभियान शुरू हो गया। महाराज कृष्णदेव राय बहुत सूक्ष्मता से यह जानकारी जुटा रहे थे कि किस गांव में कितने किसान रहते हैं और अनावृष्टि के कारण उन्हें कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है। वैसे राज्य का खुफिया विभाग अपने स्तर पर पूरे राज्य की बदहाली के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य जुटाने में लगा था और राज्य का सिंचाई विभाग उन संभावनाओं की तलाश में था जिससे अनावृष्टि के बावजूद राज्य में कृषि की पहल की जा सके। महाराज ने राज्य के अन्न भंडार के द्वार अनावृष्टि के शिकार कृषकों के सहायतार्थ खुलवा दिए थे, मगर इतना ही काफी नहीं था। इसलिए वे स्वयं गांवों की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए निकले थे। यात्रा आरंभ करने के एक सप्ताह बाद ही महाराज उस गांव में थे जहां का एक किसान कभी उनसे बोला था, कृषि उत्पाद उसके श्रम का परिणाम है, ईश्वरीय कृपा का नहीं। उस गांव में प्रवेश के साथ ही उन्हें वह घटना याद हो आई। संयोग की बात थी कि तेनालीराम को वह किसान खेत की मेड़ पर बैठा दिख गया। किसान उदास था और उसके खेत में भी दूर तक कोई फसल नहीं दिख रही थी। उसके पास पहुंचने के बाद तेनालीराम ने महाराज को रुकने का संकेत किया और खुद उस किसान के पास पहुंचकर पूछा, क्या बात है भाई, बहुत उदास दिख रहे हो?
उस किसान ने लंबी सांस ली और बोला, क्या कहे भाई, सब किस्मत का खेल है। कभी इस खेत में फसलें लहलहाती थीं। इस साल ऊपर वाले ने ऐसा कहर बरपा किया है कि खेत में डाले गए बीज सूरज की तपिश से भुन गए। खाद बर्बाद हो गई। इस बार यदि बारिश नहीं हुई तब बीज खाद की कीमत भी जेब से भरनी होगी। तेनालीराम ने उसे दिलासा देते हुए कहा, अजीब बाजीगर है यह ऊपर वाला भी। कभी देता है तो कभी ले भी लेता है। तेनालीराम की बातें सुनकर किसान ने उसकी ओर देखा। उसे तेनालीराम का चेहरा पहचाना सा लगा। फिर उसे तेनालीराम से इसी मौसम में कुछ वर्ष पहले हुई मुलाकात की याद हो आई। उसने तेनालीराम से पूछा, आप मेरा दुख जानना चाहते हैं तो कटाक्ष क्यों कर रहे हैं? आपकी बातों से ऐसा लग रहा है मानो आप जले पर नमक छिड़कने आए हैं। आपकी बातें मुझे सांत्वना नहीं दे रही हैं और न ही ढाढ़स बंधा रही हैं। तेनालीराम ने उचित अवसर देखते हुए कहा, बंधु, तुम्हें स्मरण होगा जब हम लोग पिछली बार तुमसे यहीं पर मिले थे तब तुमने यह मानने से इनकार कर दिया था कि अच्छी फसल होना भगवान की कृपा है, बल्कि अतिविश्वास से कहा था कि अच्छी फसल मेरी मेहनत का परिणाम है। अब जब फसल बर्बाद हो गई है तब इसके लिए तुम भगवान पर दोष मढ़ रहे हो। यह उचित नहीं है। अच्छे परिणाम का श्रेय खुद को देना और बुरे परिणाम के लिए भगवान को दोषी बताना उचित नहीं है। इसी खेत की फसलों से मुझे तो यही शिक्षा मिली है कि अच्छे परिणाम के लिए भगवान की कृपा और परिश्रम दोनों की आवश्यकता होती है। किसान अवाक होकर तेनालीराम का मुंह देखता रह गया। महाराज ने तेनालीराम की पीठ थपथपाई और दोनों आगे बढ़ गए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 4 दोस्तों, महाराज कृष्णदेव राय कभी कभी तेनालीराम को साथ लेकर विजयनगर की प्रजा का दुख सुख जानने के उद्देश्य से भ्रमण के लिए निकल जाते थे। ऐसे भ्रमण के समय दोनों आम नागरिकों जैसे परिधान में रहते थे। एक दिन महाराज ने कहा, तेनालीराम, राजकाज की समरसता से बड़ी ऊब हो रही है। क्यों न हम लोग 2-4 दिनों के लिए कहीं भ्रमण के लिए निकल जाएं। इससे समरसता भी दूर होगी और हम लोग अपनी प्रजा की वास्तविक स्थितियों को भी समझ पाएंगे। तेनालीराम भला महाराज की बातों का क्या विरोध करता। वह तुरंत तैयार हो गया। कार्यक्रम तय हो गया। उस दिन तेनालीराम यात्रा की तैयारी के लिए अपने घर चला गया। दूसरे दिन यात्रा आरंभ होनी थी, इसलिए तेनालीराम ने आनन फानन में अपनी तैयारियां पूरी कर लीं। उसने थैले में कुछ कपड़े रखे, जेब में कुछ मुद्राएं रखीं, जूतों को साफ किया, घोड़े को नहला धुलाकर उसकी मालिश की। हो गई उसकी तैयारी पूरी। ऐसे भी वह महाराज के साथ जा रहा था, इसलिए राह व्यय आदि की चिंता उसे नहीं करनी थी। फिर भी उसने कुछ पैसे अपने साथ रख लिए थे, यह सोचकर कि पता नहीं कब पैसों की आवश्यकता पड़ जाए। तेनालीराम का मानना था कि पैसों का कोई विकल्प नहीं होता। पैसों का काम पैसे से ही पूरा हो सकता है। दूसरे दिन वह महाराज के साथ राज्य भ्रमण के लिए निकल पड़ा। यानी उन दोनों की यात्रा प्रारंभ हो गई। यात्रा के दौरान महाराज तेनालीराम से प्रायः कुछ बातें किया करते थे। उनकी बातों में कई प्रकार की जिज्ञासाएं हुआ करती थीं। इस बार यात्रा का पहला पड़ाव एक नगर की धर्मशाला में था। महाराज ने धर्मशाला पहुंचकर स्नान किया और वस्त्र बदले। फिर तेनालीराम के साथ पैदल ही नगर भ्रमण के लिए निकले। उन्हें यह देखकर प्रसन्नता हुई कि उनके राज्य का यह नगर खुशहाल था। बाजार में प्रकाश था। अधिकांश दुकानों में तोरण द्वार लगे हुए थे। एक स्थान पर महाराज ने भीड़ देखी तो तेनालीराम के साथ वे यह देखने के लिए उस स्थान पर गए कि भीड़ क्यों लगी हुई है। उस स्थान पर पहुंचकर महाराज ने देखा कि एक धनाढ्य व्यक्ति गरीबों के बीच अनाज और पैसे बांट रहा है।
महाराज उस व्यक्ति की दानशीलता से बहुत प्रभावित हुए और तेनालीराम से कहा, तेनालीराम, ऐसे दानी और पुण्यात्मा लोगों से ही धरती टिकी हुई है। देखो इस दानी को, कितनी एकाग्रता से यह गरीबों को दान दे रहा है। महाराज इतना ही बोल पाए थे कि दानकर्ता के पास खड़े दो पगड़ीधारी लठैतों ने नारा बुलंद किया, बोलो ध्यानी चंद सेठ की। दान लेने के लिए खड़े लोगों ने आवाज लगाई, जय। इस जयकार की गंज के साथ ही महाराज तेनालीराम का हाथ पकड़कर पुनः धर्मशाला की दिशा में चल पड़े। महाराज चाहते थे कि तेनालीराम दान पर भी कुछ बोले। जिस तरह लोगों ने उस सेठ के लिए जयकार किया था, उससे महाराज के मन में भी इच्छा हो गई थी कि कभी वे भी गरीबों की बस्ती में जाएंगे और उनकी सहायता के लिए अन्न और द्रव्य दान करेंगे, तब लोग उनके लिए भी ऐसे ही जयघोष करेंगे। सत्ता हमेशा ऐसे ही छोटे प्रलोभन से उत्पन्न जय के मद में डूबी रहती है। महाराज की इस चाह में भी सत्ता का वही मद काम कर रहा था। महाराज द्वारा पूछे जाने पर भी तेनालीराम ने सेठ के दान के प्रसंग में कुछ भी नहीं कहा। महाराज क्षुब्ध हो उठे और तेनालीराम से चिढ़कर कहा, तुम कैसे मनुष्य हो? एक प्रश्न मैंने तुमसे कई बार पूछा लेकिन तुम मौन साधे रहे। आखिर क्यों? महाराज, मैं एक ऐसा मनुष्य है जिसका अपनी देह और मन पर पूर्ण अधिकार है, तेनालीराम ने कहा। यह है आपके अभी अभी पूछे गए प्रश्न का उत्तर। क्या मतलब? महाराज ने कहा, क्यों उलझी हुई बातें कर रहे हो? जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। मेरे कहने का मतलब है कि जिस प्रकार कुम्हार घड़े को बनाता है, नाविक नौकाएं चलाता है, धनुर्धारी शरसंधान करता है, गायक गीत गाता है, वादक वाद्ययंत्र बजाता है, उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति स्वयं पर शासन करता है। मैं ज्ञान यात्रा का यात्री हैं, इसलिए स्वयं पर शासन करने का अभ्यास करता है। उचित अवसर आने पर ही मैं आपके पूर्व प्रश्न का उत्तर दूंगा। जब तक ये बातें हो रही थीं, तब तक धर्मशाला आ गया था। महाराज तेनालीराम के उत्तर से संतुष्ट नहीं थे और अपने प्रश्न की उपेक्षा के कारण कुपित भी हो उठे थे, इसलिए विश्राम के लिए अपने कक्ष में चले गए। जाड़े की रात थी। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तेनालीराम ने मध्य रात्रि में महाराज के कमरे का द्वार खटखटाया। महाराज ने द्वार खोला तो दरवाजे पर तेनालीराम को देखकर साश्वर्य प्रश्न किया, क्या हुआ तेनालीराम? इतनी रात गए तुमने द्वार क्यों खटखटाया? महाराज, बड़ी कृपा होगी यदि आप वस्त्र बदल लें और इस समय नगर भ्रमण के लिए चलें। शाम को या दिन को जो नगर दिखता है वह नगर का एक रूप है। नगर का वास्तविक रूप तो रात को ही दिखता है, तेनालीराम ने कहा। महाराज मान गए और तैयार होकर तेनालीराम के साथ धर्मशाला से बाहर आ गए। दोनों पैदल चलते हुए बाजार की ओर आ गए। शाम को इस बाजार में कितनी चहल पहल थी। महाराज सोच रहे थे कितना भव्य और संपन्न दिख रहा था बाजार। अभी किस तरह सन्नाटे में पड़ा है, मानो यहाँ कभी मनुष्य के पाँव ही न पड़े हों। दुकानों के आगे प्रकाश के स्थान पर अंधेरा था। वे दोनों चलते रहे। एक स्थान पर उन्होंने देखा, एक बेसहारा आदमी एक दुकान के पायों की ओट में ठिठुर कर लेटा हुआ है। ठंड से बचाव के लिए उसके पास कंबल नहीं था। वे लोग धीमी चाल से उस व्यक्ति की ओर बढ़ने लगे। तभी उन्होंने देखा विरोधी दिशा से एक व्यक्ति कंबल ओढ़े चला आ रहा था। उसकी दृष्टि उस व्यक्ति पर पड़ी और वह तुरंत उसके पास गया और अपना कंबल उतारकर धीरे से उसने उस व्यक्ति को ओढ़ा दिया और स्वयं बिना कंबल के ही तेज कदमों से वहां से चला गया। उसने उस व्यक्ति पर कंबल डालते समय इतनी सतर्कता निभाई कि उस व्यक्ति की नींद न टूटे। महाराज यह दृश्य देखकर चमत्कृत हो उठे। तेनालीराम ने कहा, महाराज, ऐसे ही लोगों के कारण धरती टिकी हुई है। असल दान तो यही है।
बाकी दान के नाम पर जो कुछ भी होता है वह प्रशस्ति पाने का प्रयास है, उपक्रम है, व्यापार है और कुछ भी नहीं। महाराज मन ही मन ग्लानि से भर उठे कि उनके मन में भी गरीबों को कुछ दान करके अपना जयघोष सुनने की इच्छा उत्पन्न हुई थी। उन्होंने तेनालीराम को गले लगाते हुए कहा, तेनालीराम, तुमने मेरी आंखें खोल दी। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 5 तेनालीराम का न्याय बहुत मजेदार कहानी। महाराज कृष्णदेव राय अपने सभासदों के साथ अपने राजदरबार में बैठे थे। किसी विषय पर बहस चल रही थी। महाराज गौर से सभासदों के विचार सुन रहे थे। इसी बीच एक गरीब व्यक्ति फरियादी के रूप में दरबार में उपस्थित हुआ और महाराज के समक्ष हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। महाराज ने उसकी तरफ देखा तो वह सिसकते हुए बोला, महाराज, फरियादी हैं, आपके पास अपनी फरियाद लेकर आया है। महाराज ने उससे कहा, बोलो, तुम्हारी क्या फरियाद है और तुम क्या चाहते हो? महाराज, मैं गडरिया है। भेड़ बकरियां पालना मेरा पुश्तैनी धंधा है। मेरे परिवार का भरण पोषण इन्हीं भेड़ बकरियों से होता है। मेरे पड़ोस में एक व्यक्ति पक्के मकान में रहता है। वह साधन संपन्न होते हुए भी मुझसे ईर्ष्या रखता है। इसी ईर्ष्या के कारण उसने मेरी झोंपड़ी से सटाकर अपनी जमीन में ऊंची दीवार खड़ी करवा ली कि मेरी बकरियां उसके अहाते में चरने न जा सकें। कल तेज बारिश में उसकी वह दीवार ढह गई और दीवार के मलबे में दबकर मेरी 10 बकरियां मर गई। मुझ गरीब को इससे बहुत हानि हुई है, जिसकी भरपाई होनी चाहिए, नहीं तो मेरा परिवार चलाना कठिन हो जाएगा। महाराज कुछ बोलते उससे पहले ही तेनालीराम ने कहा, इस घटना में तो नुकसान की भरपाई उसे करनी चाहिए जिसकी दीवार गिरी है। जी हाँ महाराज, मुझे न्याय मिल जाए, इसी आशा में मैं हाथ जोड़े खड़ा है, फरियादी ने कहा। महाराज ने तेनालीराम से कहा, तेनालीराम, इस फरियादी की व्यथाकथा सुनकर तुम जो भी उचित हो करो। जैसी आज्ञा महाराज, तेनालीराम ने कहा और प्रहरी को भेजकर उसने फरियादी के पड़ोसी को दरबार में बुलवा लिया। तेनालीराम ने फरियादी के पड़ोसी से कहा, तुम्हारे मकान की दीवार ढहने से इस व्यक्ति की 10 बकरियों मर गईं। इसको हुई इस अप्रत्याशित क्षति की भरपाई तो तुम्हें करनी होगी। उस व्यक्ति ने तेनालीराम के आगे अपने हाथ जोड़ लिए और कहा, आपका आदेश सिर आंखों पर, लेकिन श्रीमान, आप इतना तो विचार करें कि दीवार मैंने बनाई नहीं, बनवाई है। दीवार गिरने से मुझे भी तो क्षति हुई है। मेरी क्षतिपूर्ति कौन करेगा? दीवार गिरने का कारण तो अपर्याप्त गारे से ईंटों का जोड़ा जाना ही होगा। इसलिए दीवार गिरने के लिए मैं नहीं, उसे बनाने वाला दोषी है। तेनालीराम ने उस व्यक्ति से कहा, तुम ठीक कहते हो। दीवार गिरने से तुम्हें भी क्षति हुई है और इसके लिए भी वह कारीगर जिम्मेदार है जिसने दीवार बनाई है। तेनालीराम ने आदेश दिया कि दरबार में कारीगर को बुलाया जाए। थोड़ी ही देर में 2 सिपाही कारीगर को भी दरबार में पकड़कर ले आए। तेनालीराम ने उस कारीगर को दीवार गिरने की घटना बताई और कहा, दीवार गिरने से हुई क्षति की भरपाई उसे ही करनी होगी। तब कारीगर ने कहा, दीवार गिरने की घटना के लिए वह जिम्मेदार नहीं है। असल में गारा बनाते समय भिश्ती ने जिस मशक से पानी डाला, उस मशक की माप सही नहीं थी, जिसके कारण अधिक पानी पड़ने से गारा गीला हो गया और दीवार कमजोर बनी। दरबार में फिर भिश्ती को भी बुलाया गया। भिश्ती पर जब दीवार गिरने का दोष मढ़ा गया तब भिश्ती रो पड़ा। उसने रोते रोते कहा, महाराज, मुझ पर अन्याय न हो। मशक तो मैंने बनाई नहीं। जो मशक मैंने मांगी, इसे बनाने और बेचने वाले ने मुझे यह मशक देकर झूठ बोला कि जिस माप की मशक मैंने मांगी थी उसने उसी माप की मशक मुझे बेची है
और मुझे यह मशक इसी व्यक्ति ने बेची थी जिसकी बकरियां दीवार ढहने से मरी हैं। तेनालीराम ने फरियादी की ओर देखा। फरियादी हाथ जोड़े बोला, जी हाँ, मशक मैंने ही बेची थी, मुझे क्षमा कर दें। तेनालीराम ने उससे कहा, भविष्य में झूठ बोलकर सामान मत बेचना, जाओ घर जाओ। शिकायतकर्ता अपने छोटे मानदोह के साथ घर लौट आया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 6 दोस्तों महाराज कृष्णदेव राय धर्म में आस्था रखते थे और समय समय पर तीर्थ स्थलों का भ्रमण कर वहां के देवालयों में पूजा अर्चना करते थे। एक बार महाराज द्रविड़ राज्य के तीर्थ स्थलों का भ्रमण करने गए। वहां एक देवालय में उन्हें एक तेजस्वी पुजारी के दर्शन हुए। वह पुजारी प्रकांड पंडित थे, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता। महाराज उनसे बात कर बहुत संतुष्ट हुए। उनके मन के अनेक संशयों का निवारण भी इस बातचीत में हो गया। महाराज पुजारी के पास से संशय मुक्त होकर उठे और बहुत विनम्र भाव से पुजारी को कभी विजयनगर आने का न्योता दिया। पुजारी राजा कृष्णदेव राय के व्यवहार से बहुत प्रसन्न हुए और महाराज को आश्वस्त किया कि जब कभी भी उचित अवसर आएगा वह विजयनगर अवश्य आएंगे। इस घटना के कुछ वर्ष बाद एक दिन महाराज अपने दरबार में बैठे थे। सभा की कार्रवाई चल रही थी। तभी महाराज के सामने द्वारपाल उपस्थित हुआ और बोला, महाराज, द्रविड़ राज्य से एक त्रिपुंड्रधारी ब्राह्मण आया हुआ है और आपसे मिलने की अनुमति चाहता है। महाराज को अपनी द्रविड़ यात्रा का स्मरण हो आया। उन्हें स्मरण हो गया कि वहां एक पुजारी से उन्होंने विजयनगर आने का आग्रह किया था। स्मृति में यह बात कौंधते ही महाराज अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और अपने आसन के पास एक और आसन लगाए जाने का निर्देश देते हुए तत्पर हो गए। उन्होंने द्वारपाल को उस ब्राह्मण को आदर सहित राजदरबार में लाने का निर्देश दिया। पुजारी जब राजसभा में आए तब सभी सभासदों ने अपने आसन से उठकर उनका स्वागत किया। महाराज ने पुजारी के चरण हुए और उन्हें अपने आसन के समीप रखे गए आसन पर बैठाया। महाराज के आग्रह पर पुजारी ने सभासदों को सफलता के सूत्र बताए। पुजारी की बातें सुनकर सभासद भी आह्लादित हुए। अपना उपदेश समाप्त कर पुजारी ने महाराज से कहा, राजन, अब मुझे चलना चाहिए। मैं देवालयों में देव दर्शन के लिए निकला है। मुझे स्मरण था कि मैंने आपको आश्वासन दिया था कि उचित अवसर पर मैं विजयनगर आऊंगा, इसलिए आपके पास आया और अपना वचन पूरा किया। महाराज कृष्णदेव राय ने विनयपूर्वक त्रिपुंड्रधारी पुजारी को रोक लिया। महाराज ने पुजारी से कहा कि विजयनगर में भी अनेक प्रसिद्ध मंदिर हैं। वहां भी पुजारी चाहें तो देव दर्शन कर सकते हैं। महाराज के अनुरोध पर पुजारी 1 सप्ताह तक विजयनगर में अतिथि के रूप में रहे। महाराज ने उनकी सेवा में अपना 2 घोड़ों वाला रथ और सारथी प्रस्तुत कर दिया था, जिसके कारण पुजारी ने महाराज कृष्णदेव राय के राज्य के सभी मंदिरों का दर्शन किया और अंत में राजमहल के परिसर में बने मंदिर में देव दर्शन के लिए पधारे। मंदिर का निर्माण बहुमूल्य श्वेत प्रस्तरों से कराया गया था, किंतु पुजारी ने उसमें वास्तुदोष देखा तथा अपने निर्देशन में उस वास्तुदोष को यथाशीघ्र दूर कराने का प्रस्ताव दिया। महाराज पहले से ही पुजारी से प्रभावित थे, इसलिए जब मंदिर का वास्तुदोष दूर कराने की बात उठी तब उन्होंने सहजता से उसे स्वीकार कर लिया। अंततः वह दिन भी आ गया जब पुजारी जी को विदा होना था। विदाई से पूर्व महाराज ने राजभवन में त्रिपुंड्रधारी पुजारी के अभिनंदन का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें तेनालीराम सहित सभी सभासदों को उपस्थित रहने का विशेष निर्देश महाराज ने दिया था। त्रिपुंड्रधारी पुजारी के प्रति उपकृत भाव में महाराज ने सभासदों को संबोधित किया और अपने अभिनंदन के बाद त्रिपुंड्रधारी पुजारी ने भी सभासदों को अपना कार्य एकाग्रचित्त और समर्पित भाव से करने का उपदेश दिया। महाराज ने राजकोष से त्रिपुंड्रधारी पुजारी को 500 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा के रूप में अर्पित की।
इस आदनुष्ठान के बाद विदा होते समय पुजारी ने बहुत प्रसन्न होकर महाराज को आशीष दिया। महाराज, आपके पाँव में खुजली होती रहे और आपके सभासद लगातार चिंतातुर रहें। पुजारी का यह आशीर्वाद सुनकर महाराज कृष्णदेव राय मानो आसमान से गिरे। सभी सभासद भौंचक्के रह गए। पुजारी मंद मंद मुस्कुराते हुए राजभवन से बाहर जाने लगे। उन्हें स्वर्ण मुद्राओं के साथ इस तरह बाहर जाता देखकर एक सभासद उग्र हो उठा और राजभवन की मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए चीख उठा, अबे उठूंगी, तू हमें और हमारे महाराज को अभिशप्त कर इस तरह नहीं जा सकता। ठहर। उसकी कर्कश चीख से महाराज की तंद्रा भंग हुई। वे यह नहीं समझ पाए थे कि इतनी आवभगत और भरपूर दक्षिणा के बाद भी त्रिपुंड्रधारी पुजारी ने उन्हें शाप क्यों दिया। वे चूंकि उन पुजारी में आस्था रखते थे इसलिए उग्र नहीं हुए, किंतु वे उनके साथ अपने व्यवहार की मन ही मन मीमांसा करते रहे कि त्रिपुंड्रधारी ने उन्हें क्या कहा और क्यों कहा। तभी त्रिपुंड्रधारी पुजारी ने मुस्कुराते हुए कोमल स्वरों में कहा, महाराज, आपने पहली भेंट में बताया था कि आपके दरबार में ज्ञानी और विभिन्न विधाओं में पारंगत सभासद हैं, इसलिए मैंने यह आशीर्वाद दिया है। संशय में न रहो और मुझे जाने दो। त्रिपुंड्रधारी पुजारी की राह रोकने के लिए उद्यत सभासद को तभी तेनालीराम ने कहा, पुजारी जी के मार्ग में कोई अवरोध उत्पन्न न करो, उनके आशीष को समझो और उन्हें जाने दो। तेनालीराम के ऐसा कहने पर सभासद पुजारी की राह से हट गया और पुजारी राजभवन से विदा हो गए। पुजारी जी की बात सुनकर महाराज खिन्न हो चुके थे, इसलिए वे भी बिना कोई औपचारिकता निभाए राजभवन से बाहर चले गए। सभा विसर्जित हो गई। राजभवन से सबके चले जाने के बाद तेनालीराम भी भारी कदमों से अपने घर की ओर चल पड़ा। आज त्रिपुंडधारी पुजारी के बचाव के लिए आगे आने के कारण सभी सभासदों की दृष्टि में उसने अपने लिए आक्रोश देखा था। महाराज ने भी राजभवन से जाते समय उसे उपेक्षाभरी आंखों से देखा था। तेनालीराम समझ चुका था कि पुजारी जी का बचाव करने के कारण सभी उस पर कुपित हैं। मन ही मन पूरे घटनाक्रम पर विचार करता हुआ तेनालीराम अपने घर पहुंचा और अनमने ढंग से हाथ पांव धोकर अपनी घरेलू दिनचर्या में लग गया। सुबह तक वह मानसिक रूप से राजभवन में अपने ऊपर सभासदों के संभावित प्रहारों और महाराज के कोप निवारण के लिए तैयार हो चुका था। आम दिनों की तरह ही तेनालीराम प्रफुल्लित भाव से अपने आसन पर बैठा। महाराज के आने पर सभा की कार्रवाई शुरू हुई। एक सभासद ने कल राजदरबार में त्रिपुंड्रधारी पुजारी के आशीष की पंक्तियां सुनाते हुए कहा, महाराज, मैं विनयपूर्वक आग्रह कर रहा है कि माननीय सभासद तेनालीराम कृपापूर्वक स्पष्ट करें कि इन शाप भरी पंक्तियों को उन्होंने आशीष की संज्ञा देकर उस त्रिपुंड्रधारी ढोंगी का बचाव क्यों किया। महाराज ने भी तत्काल कहा, हाँ तेनालीराम, स्पष्ट करो कि पुजारी जी की बातों का तुमने क्या सार निकाला था कि सबको शाप लगने वाली बातें तुम्हें आशीष लगी। महाराज गंभीर थे। उन्होंने कहा, वैसे वह पुजारी जी बहुत विज्ञ पुरुष हैं, हो सकता है उनकी बातों का कोई गूढ़ार्थ हो। महाराज का आदेश मिलते ही तेनालीराम ने कहा, महाराज, पुजारी जी की बातों का कोई गूढ़ार्थ नहीं है। उन्होंने एक सभासद के विरोध पर यह कहा था कि आपने उनसे कहा था कि आपकी सभा में विज्ञ सभासद हैं। उन्होंने जाते जाते सभासदों को यह बात सुनाकर उन्हें मानसिक रूप से सजग होने को कहा। पंडित जी ने अपने आशीर्वचन में यही तो कहा था कि महाराज, आपके पाँव में खुजली होती रहे। इससे उनका तात्पर्य यह था कि आप लगातार घूम घूम कर अपनी प्रजा का सुख दुख जानते रहें। उनके आशीष के अंतिम अंश का यह भाव है कि आपके सभासद लगातार चिंतातुर रहें। इसका अर्थ भी साफ है। जिस राज्य का राजा स्वयं प्रजा के संपर्क में रहेगा, इससे उसके राज्य में कहीं भी कोई कदाचार या अनाचार की घटना घटेगी तो उसका ज्ञान सीधे महाराज को होगा।
इससे हर क्षेत्र के सभासद हमेशा डरे रहेंगे कि कहीं भी कोई गलत बात होगी तो उसका पता महाराज को हो जाएगा। वे महाराज की सक्रियता के कारण डरे भी रहेंगे और चिंतातुर भी। उन्हें हमेशा यह चिंता सताती रहेगी कि कैसे उनका कार्य निर्दोष हो। इस तरह चिंतातर सभासदों और सक्रिय महाराज के कारण विजयनगर की प्रगति होगी। यही उस पुजारी जी के आशीष का आशय है, महाराज। पुजारी जी के आशीष की यह व्याख्या सुनकर महाराज संतुष्ट हो गए। सभासदों ने तेनालीराम की मीमांसा का करतल ध्वनि से स्वागत किया और उस सभासद का मुंह लटक गया जिसने महाराज का कृपाभाजन बनने के लिए पुजारी जी की राह रोकी थी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर ले और यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।